Now, the impact of globalization in India. Impact of globalization in India is the part 4, and this is the last topic. This is the last part of your lesson number 4. Fine. But yes, this is not the last video because अभी यहाँ पर आपके अभी 2 केस स्टडीज़ बची हैं जो हमें अभी पूरी करनी है. ठीक है. सो ये क्या कह रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ग्लोबलाइजेशन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ कि दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स हियर. ठीक है. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और यहाँ पे आप एडवांटेजेस कह सकते हो. अभी हम एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम इसके नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस भी हम इसके पढ़ेंगे. फाइन. ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर्स को एडवांटेज हुआ सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को, बिकॉज वाई दे गेट द इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड दे गेट द नंबर ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. ठीक है. एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ओके. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म. जो प्रोड्यूसर्स पे और वर्कर्स पे इफेक्ट था वो उनका यूनिफॉर्म नहीं था, मीन्स स्टेबल नहीं था. ऐसा नहीं था कि हमेशा उन्हें प्रॉफिट हुआ, दे सफर्ड ऑल्सो सम लॉसेस. ठीक है. बट हेयर वी आर स्टार्टिंग अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ओनली. सो एमएनसी जब आई तो इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट हुई तो इंडिया की जो वेरी ऑब्वियस की वैल्यू बढ़ी. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, जॉब्स इंक्रीज हुई, लोकल कंपनीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी वो भी उनकी इंक्रीज हो गई. फाइन. और टॉप इंडियन कंपनीज ने क्या करा, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा और उन्हें बहुत सारा फ़ायदा हुआ जब उन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस भी करा. Globalization has enabled some larger Indian companies to emerge as multinational themselves. For example, Tata Motors, Infosys, etc. जो ये टाटा मोटर्स और इन्फोसिस कंपनीज हैं, इन्होंने अपने आप को भी मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट कर लिया और उन्हें खुद भी बहुत इस चीज़ का फ़ायदा हुआ. ठीक है. Companies providing services got an opportunity to export their services to the developed country. उन्होंने क्या करा, अपनी सर्विसेज जो है उन्हें फ़ायदा हुआ और उन्होंने वो अपनी डेवलप्ड कंट्रीज़ को सेल आउट भी करी, मीन्स एक्सपोर्ट करी. फॉर कैंसर क्या क्या करा, जैसे इन्होंने डेटा एंट्री करी, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी. ओके. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स या डिसएडवांटेजेस. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर को हमेशा फ़ायदा ही नहीं होता, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता. तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे हमारे ग्लोबलाइजेशन के, वो अब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Globalization has brought major challenges for a large number of small producers and workers. तो बेसिकली हुआ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स, उनके लिए वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आए, जिसमें से जैसे ये था स्टोरी ऑफ सुशीला. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. स्टोरी ऑफ सुशीला एंड स्टोरी ऑफ रवि. ठीक है. क्या क्या प्रॉब्लम्स इन लोगों ने फेस करी ये अब हम पढ़ते हैं. ये राइजिंग कंपटीशन है. ये देखो इसमें क्या है, Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of life as industrialist. Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an individual town in Tamil Nadu. ठीक है. Capacitors are used in many electronic home appliances, including tube lights, television, etc. Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him. ठीक है, वो ये सब काम करता था. His struggle to run his company started when the government removed restriction on import of capacitors. As per the government WTO in 2001, his main clients, the television company, used to buy different components including capacitors to bulk for the manufacture of television sets. However, competition from the MNC bound forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. Even when some of them brought capacitors, they would prefer to import as the price of the importer
items was half of the price charged by the people like Ravi. So Ravi now produced less than half of the capacitor. वो हाफ का कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा है 2000 and has only 7 workers working for him. Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chinese have closed their units. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रवि था उसका जैसा बिजनेस था उसे वो शट डाउन करना पड़ा बिकॉज क्योंकि एमएनसीज उन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे और उसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहा था. जो मेन उसका पॉइंट था जिसकी वजह से वो टेलीविजन या ट्यूबलाइट्स वगैरह में वो सेल आउट करता था, जब वो ट्रेड बैरियर्स हट गए तो लोगों ने बाहर से लेना शुरू कर दिया. ठीक है. On the next case of the सुशीला, वो क्या कर रही है, वो एक गारमेंट वर्कर है. 35 has spent many years as a worker the garment export industry of Delhi. She was employed as a permanent worker entitled to health insurance, provident fund, overtime at double rate. When Sushila's factory closed in the late 1990s, after searching for a job for 6 months, she finally got a job 30 kilometers away from where she lives. Even after working in the factory for several years, she is a temporary worker and earns less than half of what she was earning earlier. So Sheila leaves her house every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns at 10 p.m. A day off from work means no wages. She has no benefits she used to get earlier. Factories closest to her home has widely fluctuating orders and therefore pay even less. क्या हुआ, एमएनसी की वजह से इसका ये गवर्नमेंट शॉप में काम करती थी, वर्कर थी, परमानेंट वर्कर थी और वेजेस भी ज़्यादा थी, डबल रेट पे मिलता था, एवरी फैसिलिटी शी इज़ गेटिंग. बट अब वो एमएनसी की वजह से लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ गए, तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनका काम शट डाउन होने लग गया और उसके पास पहले काम जो थे वो अब उनके पास कम रहते थे, इसलिए वो उसे कम पे करते थे. बट नाउ व्हाट शी हैज़ टू डू, वो जहाँ काम करती थी सुबह 7:30 बजे निकलती थी, रात को 10 बजे पहुँचती थी और अगर किसी दिन छुट्टी लेती थी इसका मतलब कि उस दिन उसे उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे. तो ये सारे लॉसेस थे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उठाने पड़े. तो इसे कहते हैं कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट. एमएनसीज की वजह से अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट होने लगा, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गए. तो इन वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा. ठीक है, उनकी जॉब चली गई, उनके बिजनेस शट हो गए. तो दीज अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन निकलता है. इसका हार्ड कंपटीशन था, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन नॉट कम्पीट, शटिंग डाउन, इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और एमएनसी क्या ना करने लगे, ट्राई टू कट देयर कॉस्ट, लुक फॉर द चीपेस्ट सप्लायर, जो कम में बेच सके उनको देखते थे, लो वेजेस देने को तैयार थे वो वर्कर्स को, एंड इवन देयर आर लॉन्ग वर्किंग आवर्स. तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन SEZ और कितने में, 1 नंबर में. कंफर्म आता ही आता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इस चैप्टर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर स्पेशली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल जोन हैविंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एक्सेट्रा. दीज जोन्स आर क्रिएटेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये ऐसे जोन्स हैं जो स्पेशली बनाए गए हैं ताकि फॉरेन के लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें. वाई कंपनी विल इन्वेस्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट क्यों करेगी? बिकॉज दे प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, एग्जेम्पशंस इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक टैक्सेस की भी कोई टेंशन नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, यू कैन अप्लाई लेबर लॉज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. एमएनसी डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, वाई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द लेबर. अगर वो किसी लेबर को 400 दे रहे हैं और अगर उनके लेबर लॉज उनके हिसाब से होंगे तो वो 300, 350, 200 वो सब कुछ अपने हिसाब से उन्हें पे आउट करेंगे. फाइन. सो दिस इज ऑल फॉर योर this topic. Now we have only 2 case studies which I am going to discuss in the next part.